हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में RCC काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल के बेसिक डिज़ाइन कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। ये टॉपिक हमारा जितने भी स्टेट PSC AE एग्जाम्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है, उसके व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, और जो पुराने वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के डिटेल कंसेप्ट कवर किए थे, उसको आप रेफर कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर टी शेप्ड कैंटिलीवर वॉल दिखाई हुई है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं जनरली जब हमारी हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 6 मीटर्स। मींस हमारा जो बेस स्लैब से जो हमारा टॉप ऑफ वॉल है उसकी जो हाइट है दैट इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 6 मीटर। इस हाइट के बाद होता क्या है, जब हम इससे ज़्यादा हाइट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो इस जगह पर हमारा बेंडिंग मोमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट जो भी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। सो जो डेवलप्ड एट बेस स्लैब और जो हमारा स्टेम पे जनरेट हो रहा वो हमारी उसकी जो मैग्नीट्यूड है बेंडिंग मोमेंट की वो ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी थिकनेस रिक्वायरमेंट है, दिस इज द थिकनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द बेस स्लैब, दिस इज द थिकनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेम। तो इनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, और बेंडिंग मोमेंट बढ़ने की वजह से हमारा जो रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट है, जो स्टील की रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब स्टील की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी तो हमारा जो सेक्शन है, जो हमारी वॉल है, वो हमारी अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। तो जब भी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट हमें किसी भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में रखनी है, वहाँ पर हमें इकोनॉमी का कंसेप्ट ज़रूर अपनी डिज़ाइन में देखना है। तो 6 मीटर के बाद जब हम हाइट, वॉल हाइट से ऊपर जब हम इस वॉल को प्रोवाइड करेंगे तो इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल। तो इसका तरीका ये है, वी गो फॉर दिस काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेम है, दिस इज द वर्टिकल स्टेम एंड दिस इज द हमारा ये दिस इज द बेस स्लैब, जिसमें हमारा ये पोर्शन जो है यहां से यहां तक, दिस इज द हील स्लैब एंड दिस इज द टो स्लैब। तो हम क्या करते हैं, अलोंग द वर्टिकल स्टेम वी प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। These are the intermediate transverse supports, जिन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटरफोर्ट्स। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दे आर काउंटरिंग दी बेंडिंग मोमेंट्स, मीन्स दे आर रिड्यूसिंग दी बेंडिंग मोमेंट्स। और जो इनके बीच में हमारी जो क्लियर स्पेसिंग हम रखते हैं इन जनरल, हमारी दैट शुड बी h/3 से h/2 तक हम जनरल स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं अगर हमारी हाइट ऑफ द वॉल इज h मीटर। और जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स हैं दे आर कंसील्ड। अगर यहाँ पर रिटेनिंग वॉल ले तो यह हमारा इधर बैकफिल होगा, तो बैकफिल के साइड हमने ये काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें हमारा ये अंदर वाला जो फेस होगा, यहाँ इस साइड हमारी बैकफिल होगी, जो अंदर वाला फेस होगा दैट विल बी कॉल्ड इनर फेस। इनर फेस कहेंगे या हमारा रियर फेस ऑफ द काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल कहेंगे, और जो बाहर का फेस है जो हमारा वेदर के लिए एक्सपोज्ड है वो हमारा कहलाएगा फ्रंट फेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो काउंटरफोर्ट्स हैं ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो वर्टिकल स्टेम है इसको एक रेक्टेंगुलर पैनल में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। दीज आर द रेक्टेंगुलर पैनल, ठीक है। और जनरली हम इन वॉल्स को तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमारी जो हाइट ऑफ द वॉल है 6 to 7 मीटर से ज़्यादा होती है, बिकॉज हमें थिकनेस ऑफ द स्टेम, थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब और हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसको एक लिमिट तक ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट समराइज किए हुए हैं कि जब काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल हमें तब यूज़ करना है जब हाइट एक्सीड 6 मीटर और 7 मीटर। होता क्या है, जो हमारी कैंटिलीवर वॉल्स होंगी जिनमें हम अगर 6 मीटर से ज़्यादा हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो स्टेम और हील की थिकनेस रिक्वायरमेंट मोर हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मोर बेंडिंग मोमेंट्स
स्टील रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा होगी, और इसीलिए हम कैंटिलीवर टाइप टी टाइप जो वॉल्स होंगी ये अनइकोनॉमिकल हो जाएंगी, इसलिए दे आर नॉट यूज्ड फॉर ग्रेटर हाइट्स। और जो हमारे काउंटर फोर्ट्स होंगे ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आर ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन, दे आर जनरली यूज्ड एज अ काउंटरफोर्ट सपोर्ट्स। और इन जनरल जो हमारी स्पेसिंग आप फील्ड में देखोगे जनरली 1.5 से 3 मीटर तक हमारी स्पेसिंग रखते हैं, और जो हम प्रिलिमिनरी अपनी कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर हमारी जो स्पेसिंग हम इनिशियली अज्यूम करते हैं वो h/3 से h/2 तक यूज़ करते हैं। तो ये तो कब हमें यूज़ करना है इसके बारे में ये बेसिक कंसेप्ट था। यहाँ पर यही चीज़ मैंने दिखाया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं तो हमारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में थे। ये हमारी जो वर्टिकल पोर्शन है इसे स्टेम कहेंगे, ये हमारा बेस स्लैब का टो पोर्शन है विच विल बिकम द सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये हमारा जो हील है ये पोर्शन हील है। ठीक है, ये अगर ऊपर से आप क्रॉस सेक्शन देखोगे प्लान में तो इस तरह का दिखेगा, विच आर दी काउंटर फोर्ट्स। ठीक है, अब आते हैं बेसिक डिज़ाइन कंसेप्ट्स पे। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी स्टेम है, स्टेम के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी कुछ बेसिक जो प्रीलिमिनरी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं जो हमारी स्टेम की थिकनेस है और जो हमारी हील की थिकनेस हम अज्यूम करते हैं अपनी प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस में, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द वॉल। और जो हमारी काउंटर फोर्ट की थिकनेस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल एट द बेस। और ध्यान ये रखना है कि जो काउंटर फोर्ट जो हम डिजाइन करते हैं सपोर्ट की तरह जो काम करते हैं एज अ ट्रांसफर सपोर्ट, उनकी थिकनेस हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन 300 mm होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि मिनिमम थिकनेस जो है हमारी काउंटर फोर्ट की दैट शुड बी 300 mm इन डिजाइन। ठीक है, और उसके बाद आता है स्टेम की बेसिक डिजाइन कंसेप्ट्स में। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर ड्रॉ कर लें, एक दिस इज द वॉल एंड ये हमारा काउंटर फोर्ट हो गया। ये मैं यहां पर एक पैनल कंसीडर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। दिस इज द पैनल ऑफ द काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। तो ये हमारा पोर्शन जो है काउंटर फोर्ट है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे कि दो काउंटर फोर्ट के बीच में जो ये हमारा पैनल बन रहा है, दिस इज द रेक्टेंगुलर पैनल, इसमें हमारी ये मोनोलिथिक रहता है। मोनोलिथिक मीन्स काउंटर फोर्ट की जो कास्टिंग है इसकी जो कंक्रीटिंग होगी इसी के साथ की जाती है, तो दे बिहेव एज अ मोनोलिथिक मेंबर्स। तो ये जो पोर्शन है दिस विल एक्ट एज अ फिक्स्ड पोर्शंस, फिक्स्ड एजेस होंगी। अगर सिर्फ अभी मैं पैनल की बात कर रहा हूं तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर 3 एजेस जो हैं ये फिक्स्ड हैं, और जो हमारी फ्री एज है दिस इज द फ्री एज विच इज नॉट सपोर्टेड लिटरली, तो दिस इज अ फ्री एज। तो हम जो वर्टिकल स्टेम है उसको डिजाइन करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब। अगर हम टेक्निकली जाएं तो इट इज डिजाइंड एज अ 2-way स्लैब fixed on 3 sides and free at one end। ठीक है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो ये एक्टिव प्रेशर एक्ट कर रहा है और एक डाउनवर्ड में हमारा जो बैकफिल है उसका वेट डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है। तो जो ये लेटरल प्रेशर एक्ट कर रहा है उसकी वजह से हमारा जो बेंडिंग होगी दिस विल बी लाइक दिस, इन अ हॉरिजेंटल प्लेन में हमारी बेंडिंग होगी, बिकॉज यहाँ पर 3 साइड से हमारा स्लैब फिक्स है और ऊपर वाला पोर्शन हमारा फ्री एज जो है वो सपोर्टेड है। तो इन अ हॉरिजेंटल प्लेन हमारी बेंडिंग होगी। तो जो प्रीडोमिनेंट बेंडिंग होगी दैट विल बी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल थी वहां पर बेंडिंग हमारी वर्टिकल प्लेन में हो रही थी, बिकॉज वहां पे वर्टिकल जो स्टेम थी दैट वाज डिजाइंड एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर बीम। यहां पर हम उसको कॉन्टिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन कर रहे हैं जिसका ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज फ्री एज, और इसकी वजह से जो प्रीडोमिनेंट बेंडिंग का डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है।
between the two adjacent counterforts. तो यहाँ पर लिखा हुआ है soil pressure acts on the load on the soil slab, earth pressure varies linearly over the height. यहाँ पर मैंने दिखाया this is the linear distribution of earth pressure which is acting. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो बेस स्लैब पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा. द बेंडिंग मोमेंट इन द स्टेम इज मैक्सिमम एट द बेस एंड रिड्यूसेस टुवर्ड द टॉप. बिल्कुल सही है. और जो स्लैब डिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द अर्थ फेस बिटवीन द काउंटरफोर्ट्स, बट द थिकनेस ऑफ द वॉल इज केप्ट कांस्टेंट एंड ओनली द एरिया ऑफ स्टील इज रिड्यूस्ड. तो जनरली हम जो काउंटरफोर्ट की जो स्टेम है उसको यूनिफॉर्म थिकनेस की रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम काउंटरफोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द मेंबर्स एंड रिड्यूस द एरिया ऑफ द स्टील. तो अगर आप इसका बेंडिंग का कंसेप्ट समझें तो जो हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होंगे, तो अगर ये हम प्लान कंसीडर करें तो ये हमारा टॉप एज है, जो टॉप से ऊपर से अगर आप देखोगे कैंटिलीवर इसको काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल को, तो हमारी जो बेंडिंग होगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरह होगी. इट विल एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब. जो हमारे ये हमारे काउंटरफोर्ट्स हैं, काउंटरफोर्ट्स के बीच में हमारी के परपेंडिकुलर हमारी वर्टिकल स्टेम रन कर रही है, और अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल प्रेशर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग हो रही है कुछ इस तरह से. तो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग जो होगा वो यहां पर जनरेट होगा एट द सेंटर ऑफ द काउंटरफोर्ट सपोर्ट्स, और जो हमारा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो हमारा जनरेट होगा ऑन द इनर साइड ऑफ द काउंटरफोर्ट्स. ये जो हमारा इनर फेस है काउंटरफोर्ट का, यहां पर जनरेट होगा. दिस इज द इनर फेस ऑफ द काउंटरफोर्ट, एंड जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा दैट विल बी जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द काउंटरफोर्ट्स. तो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट PL²/16 होगा एट मिडवे बिटवीन द काउंटरफोर्ट्स, और जो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा दैट विल बी PL²/12, जहां पर P जो है ये हमारा लेटरल अर्थ प्रेशर है जो कि स्वेल जो बैकफिल स्वेल है उसकी वजह से हो रहा है, और L इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू काउंटरफोर्ट्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसी के बेसिस पर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिडोमिनेंट बेंडिंग जो हो रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, बिकॉज जो फ्री एंड है सपोर्ट का, जो वॉल का स्टेम का, वो हमारा टॉप पर है, और हमारा अर्थ प्रेशर उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग करने के लिए फोर्स कर रहा है. उसके बाद आता है हमारा टो स्लैब. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द टो स्लैब. तो अगर हमने फ्रंट काउंटरफोर्ट वॉल्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, दिस इज द, इसको हम बोलते हैं बैक काउंटरफोर्ट वॉल. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की काउंटरफोर्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं. जिधर हमारा बैकफिल है, ठीक है, बैकफिल की तरफ अगर आप काउंटरफोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड बैक काउंटरफोर्ट, और अगर आप उसके अपोजिट साइड मींस फ्रंट फेस में प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड फ्रंट काउंटरफोर्ट. तो ये आपको ध्यान रखना है. यहां पर मैंने ये अज्यूम किया है कि हमने बैक काउंटरफोर्ट नहीं प्रोवाइड करा है, ठीक है. तो जो हमारा टो स्लैब है, दिस रेड पोर्शन इज द टो स्लैब. जनरली जो बेस विड्थ है हमारी 6.6 से 0.7H हम लेते हैं जब प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन करते हैं, और जो प्रोजेक्शन है हमारा, दिस प्रोजेक्शन इज टेकन एज B/3 टू B/4 ऑफ दी दिस टोटल बेस विड्थ. बेस स्लैब की जो विड्थ है उसका 1/3 से 1/4 हम लेते हैं डिजाइन में. और जो हमारा टो स्लैब है, इट इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड सॉइल रिएक्शन एंड इज डिजाइंड एज अ कैंटिलीवर स्लैब फिक्स्ड एट द फ्रंट फेस ऑफ द स्टेम. तो ये हमारा फ्रंट फेस है स्टेम का, और यहां पर हमारा इसका सेल्फ वेट एक्ट कर रहा है, और अपवर्ड प्रेशर हमारा एक्ट कर रहा है सॉइल प्रेशर. तो बिकॉज ऊपर इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है, तो हमारा जो नेट बेंडिंग होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, एंड इट विल डिजाइंड एज अ कैंटिलीवर स्लैब फिक्स्ड एट द फेस ऑफ द वॉल. तो यहीं पर यहाँ पे यही चीज ली हुई है, और जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है इसी वजह से हम बॉटम में प्रोवाइड करेंगे. दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट एट द बॉटम ऑफ द टो स्लैब. रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द अर्थ फेस. अर्थ फेस मीन्स बॉटम फेस में हम प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज जो कैंटिलीवर एक्शन की वजह से हमारा बॉटम फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो उसको कैटर करने के लिए हम बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. इन केस ऑफ टो स्लैब प्रोजेक्शन, अगर ये प्रोजेक्शन जो है अगर हमारा B/3 से ज्यादा है तो हम ये फ्रंट काउंटरफोर्ट वॉल्स प्रोवाइड करेंगे.
बिकॉज अगर हमारा प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा तो बेंडिंग मोमेंट हमारा इंक्रीज करेगा, एक्सेसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा टो स्लैब की थिकनेस रिक्वायरमेंट है और इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो उसको इकोनॉमिकल लिमिट्स में रखने के लिए वी गो फॉर फ्रंट काउंटरफोर्ट वॉल्स। और जब फ्रंट काउंटरफोर्ट वॉल्स अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वापस से वही कंसेप्ट यूज होगा। दो काउंटरफोर्ट्स के बीच की जो पोर्शन है, जो वर्टिकल स्लैब है, जो वर्टिकल स्टेम है, वर्टिकल स्लैब है, इट इज डिजाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस हॉरिजेंटल स्लैब। ध्यान रखना, इट इज डिजाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस हॉरिजेंटल स्लैब, बिकॉज जो बेंडिंग हो रही है वो हमारी हॉरिजेंटल प्लेन में हमारी प्रीडोमिनेट हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी बिकॉज अर्थ प्रेशर हमारा लीनियरली वेरी कर रहा है, बट यहां पर हमारा 3 डायरेक्शन से हमारी फिक्स्ड है। उसकी वजह से हमारी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो बेंडिंग है बिटवीन द 2 काउंटरफोर्ट सपोर्ट्स वो हमारा प्रिडोमिनेट करेगी और हम उसको कॉन्टिन्यूअस 2-वे स्लैब्स स्पैनिंग बिटवीन फ्रंट काउंटरफोर्ट्स की तरह डिजाइन करेंगे। उसके बाद है हमारा डिजाइन ऑफ हील स्लैब। तो डिजाइन ऑफ हील स्लैब में हमारा जो फोर्सेस लग रही हैं, आप ध्यान से अगर देखोगे तो इट इज डिजाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस 2-वे कॉन्टिन्यूअस स्लैब्स, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर। अगर वापस से फिर से ड्रॉ करें, दिस इज द काउंटरफोर्ट वॉल। तो हमारा ये जो पोर्शन है जो स्पैनिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट काउंटरफोर्ट्स के बीच में स्पैन कर रहा है, तो ये जो अगर हम पोर्शन देखें तो यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट माना जाएगा, ये हमारा फिक्स सपोर्ट माना जाएगा, एंड दिस इज द फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे हमारा फ्री एज जो होगी वो ये होगी। तो हमारा जो बेंडिंग है वो हमारा इस तरह होगी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सरचार्ज, और हमारा सॉइल प्रेशर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। इसका खुद का सेल्फ वेट होगा जो हमारा बॉटम स्लैब है। तो हमारी जो बेंडिंग होगी इट विल बी also like a continuous slab spanning over the counterfort and is subjected to downward forces पे सब्जेक्ट हो रहा है ड्यू टू जो swell का वेट है और उसका खुद का स्लैब का वेट है, और जो अपवर्ड प्रेशर उसको काउंटर कर रहा है। तो हमारा इस तरह जो रेड पोर्शन है फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल, ये हमारा हील स्लैब कहलाएगा, और इट इज डिजाइंड एज अ 2-वे कॉन्टिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड बिटवीन दी 2 एडजेसेंट सपोर्ट्स, जिसमें 3 साइड्स जो है हमारी फिक्स्ड है, एक साइड फ्री एज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं। और सिमिलरली हमारा मिड वे बिटवीन द काउंटरफोर्ट्स हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट्स में हमारा ऑकरिंग एट द काउंटरफोर्ट्स में काउंटरफोर्ट जो विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो सपोर्ट्स पे हमारा मैक्सिमम निगेटिव मोमेंट जनरेट होगा विच इज विल बी इक्वल टू PL²/12, जिसको हम डिजाइन कंसिडरेशंस में डिजाइन में कंसीडर करते हैं। उसके बाद है हमारा काउंटरफोर्ट्स की डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजाइन कंपोनेंट है दैट इज काउंटरफोर्ट विच इज अ ट्रांसफर सपोर्ट। तो अगर इसको हम डिटेल में समझें कि दिस इज द काउंटरफोर्ट, दिस इज द ट्रांसफर सपोर्ट, जो ब्लैक बोल्ड उसमें है, दिस इज द काउंटरफोर्ट। तो हमारा ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द सॉइल जो हमारा वर्टिकल स्टेम में एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से एज वेल एज जो हमारा डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से आप अगर देखोगे दिस इज द नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल। तो जब ये वॉल इधर मूवमेंट करने की कोशिश करेगी तो जो आपका काउंटरफोर्ट का स्लोपिंग फेस है, दिस इज द स्लोपिंग फेस कहलाएगा काउंटरफोर्ट का। और ये हमारा जो पोर्शन है जो बोल्ड में आपको दिख रहा है, दिस इज द इनर फेस ऑफ द काउंटरफोर्ट, जो कि हमारा इस वर्टिकल स्टेम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा स्लोपिंग फेस होगा वो हमारा टेंशन में होगा, और जो हमारा सपोर्टिंग फेस है जो वर्टिकल स्टेम को सपोर्ट कर रहा है वो हमारा इनर फेस होगा, और दैट विल बी इन कंप्रेशन। यहां पे मैंने सी लिखा हुआ, इट मींस ये वाला मेंबर जो है इनर एज जो है वो हमारी कंप्रेशन में होगी, और जो आउटर मोस्ट फेस है वो हमारी टेंशन में होगी। इसीलिए हमारा ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द मेन फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ काउंटरफोर्ट्स। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो मेन फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, वो आपको स्लोपिंग फेस में रखना है इन केस ऑफ बैक काउंटरफोर्ट्स,
ये फ्रंट काउंटर फोर्स नहीं है, बिकॉज हमारा अर्थ सॉइल का अर्थ प्रेशर इधर है, ठीक है। अगर सपोज यहां पर हम एक काउंटर फोर्स प्रोवाइड करते फ्रंट फेस में, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वजह से, बिकॉज अर्थ प्रेशर हमारा फिर भी इधर ही की तरफ एक्ट कर रहा है, बिकॉज इधर इस साइड में हमारा कोई भी अर्थ प्रेशर नहीं है, तो इस केस में हमारा जो बाहर वाला आउटर फेस है वो हमारा कंप्रेशन में होता और अंदर वाला फेस टेंशन में होता। तो हम जो रेनफोर्समेंट है वो स्लोपिंग फेस में तो देते, सॉरी दिस जो इनर फेस होता वहां पर हमारा टेंशन होता और बाहर की तरफ हमारा कंप्रेशन होता। तो जो टेंशन रेनफोर्समेंट होता हमारा मेन फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट, वो हमारा इनर फेस यानी फ्रंट फेस ऑफ द काउंटर वॉल पे होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि क्वेश्चन में आपसे कहां किस लोकेशन पे हमने काउंटर फोर्स प्रोवाइड की है, ठीक है। तो जब जिस बैक फिल के साइड अगर हम काउंटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ बैक काउंटर फोर्स, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द बैक फिल। तो बैक फिल की तरफ जब होगा तो हमारा अर्थ प्रेशर बाहर की तरफ होगा, और जो हमारी स्लोपिंग फेस है वो हमारी, ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैकेनिज्म में इट इज एक्टिंग एज अ टेंशन एक्ट कर रहा होगा। यहां पर यही चीज मैंने समराइज की है, द काउंटर फोर्स आर सब्जेक्टेड टू आउटवर्ड रिएक्शन फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस टेंशन अलोंग द आउटर स्लोपिंग फेस ऑफ द काउंटर फोर्स। जो इनर फेस सपोर्टिंग द स्टेम इज इन कंप्रेशन, दस काउंटर फोर्स आर डिजाइंड एज टी बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ। डेप्थ जो है काउंटर फोर्स की ये मानी जाती है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है डेप्थ की काउंटर फोर्स की वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए कहा जाता है कि इट इज ऑफ वेरिंग डेप्थ, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, इट इज डिजाइंड एज अ टी बीम, ठीक है। ये टी बीम की तरह डिजाइन किया जाता है, बिकॉज यहां पर हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट है स्लोपिंग डायरेक्शन में, और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हमारा इनर फेस में है, विच इज नॉट पैरेलल। यहां पर हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट जो फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट है वो हमारा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेशन फेस ये होगा हमारा और टेंशन फेस हमारा ये होगा, और इट इज डिजाइंड एज अ टी बीम, फ्लैंज्ड बीम की तरह हम इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। And the main steel provided along the sloping face shall be anchored properly at the board ends. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एंकरिंग की हुई है प्रॉपरली, बिकॉज अंडर द एक्शन ये हमारे एक साथ मतलब जो बिहेवियर है हमारा मोनोलिथिक होना चाहिए, अदरवाइज इसकी टेंडेंसी क्या होगी, हमारे ड्यू टू अर्थ प्रेशर इसकी टेंडेंसी होगी सेपरेट होने की। तो इस सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको प्रॉपरली एंकर करते हैं। तो दिस एंकरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल टाइज। तो हॉरिजेंटल टाइज का हम यूज करेंगे तब फॉर एंकरिंग विथ स्टेम, ठीक है। तो ये जो एंकरिंग कर रहे हैं दिस इज द हॉरिजेंटल टाइज, और जो वर्टिकल टाइज है हमारी दैट इज डन टू प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ द काउंटर फोर्स, दिस इज द वर्टिकल टाई, जो कि हमारा हील स्लैब या बेस स्लैब से सेपरेट होने से प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ जनरली टाइज के फॉर्म में होता है या स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है हमारा, जो कि हमारा अंडर द एक्शन ऑफ लोड जब काउंटर फोर्स सेपरेट होने की कोशिश करेगा वो उसको प्रिवेंट करते हैं। तो द डेप्थ ऑफ द काउंटर फोर्स इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द स्लोपिंग साइड, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो डेप्थ हमारी जैसे जैसे आप टुवर्ड द बेस स्लैब जाओगे हमारा बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी डेप्थ रिक्वायरमेंट जो होगी वो बढ़ती जाएगी टू रजिस्ट द ग्रेटर बेंडिंग मोमेंट। तो इसीलिए हमारा इट इज डिजाइंड एज अ टी बीम, जिसमें हमारा जो फ्लैंज रहेगा वो हमारा अंडर कंप्रेशन रहेगा, फ्लैंज इज अंडर कंप्रेशन, और हमारी जो डेप्थ होगी दैट वेरीज लीनियरली, डेप्थ लीनियरली वेरी करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम मेन अपने रेनफोर्समेंट पर। तो जो मैंने ऊपर अभी बताया ये सारी चीजें मैंने इस स्लाइड में समराइज की हुई हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि सबसे पहले हम वर्टिकल स्लैब यानी वर्टिकल स्टेम की बात करते हैं, तो अगर सिर्फ आप देखोगे तो अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल प्रेशर की वजह से, बिकॉज ये एंड्स हमारे फिक्स्ड हैं, दिस इज द फिक्स्ड एज, तो ये जो हमारा 2 वे स्लैब होगा ये हमारा बेंड करने की कोशिश करेगा हॉरिजेंटल प्लेन में, दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेन,
तो हमारा जो टेंशन होगा दैट विल बी ऑन द आउटर फेस यानी फ्रंट फेस। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा वर्टिकल स्टेप में हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हमारा फ्रंट फेस पे रहेगा। मेन रेनफोर्समेंट एट मिड स्पैन ऑफ काउंटरफोर्ट, बिकॉज मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो हो रहा है वो हमारा यहां पर हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम टेंसाइल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वो हमारी टॉप फाइबर पे यानी बाहर की तरफ जनरेट हो रही है, बिकॉज हमारा ये थ्रस्ट इसको बाहर की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैक्सिमम टेंसाइल, इसीलिए जो ब्लैक कलर में आप दिख रहे हो दैट इज टुवर्ड द फ्रंट फेस ऑफ द वॉल। ये रेनफोर्समेंट जो है ये मेन रेनफोर्समेंट है। इसी तरह जो हमारा सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो बेंडिंग है यहां पर हमारा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। इसी वजह से ये हमारा जो इनर फेस है, दिस इज द इनर फेस ऑफ द स्टेम, दिस इज द इनर फेस ऑफ द स्टेम। तो हमारा एट द काउंटरफोर्ट्स पे हमारा जो रेनफोर्समेंट है दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द इनर फेस ऑफ द स्टेम, बिकॉज मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा इनर फेस पर जनरेट हो रहा है। इसी तरह यहां पर ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन या टेम्परेचर श्रिंकेज रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब अगर हम देखें बॉटम स्लैब में तो यहां पर ये दिया हुआ है कि हमने कोई भी नो फ्रंट काउंटरफोर्ट वॉल इज देयर, काउंटरफोर्ट हमने कोई नहीं प्रोवाइड किया फ्रंट में, तो हमारा दिस टो स्लैब विल एक्ट एज अ कैंटिलीवर स्लैब। इसको फिक्स्ड फेस इसका जो होगा फिक्स्ड मानते हुए, तो हमारा जो टेंशन रेनफोर्समेंट होगा वो बॉटम में हम प्रोवाइड करेंगे टो स्लैब में। इसी तरह अगर हम हील स्लैब की बात करें तो हील स्लैब इज डिजाइंड एज अ 2-वे स्लैब, जिसमें हमारी 3 एजेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं और ये हमारा फ्री है। तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस लोड, जो हमारा सरचार्ज वेट है और इसका खुद का सेल्फ वेट है, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट हो रहा है वो बॉटम फाइबर पे जनरेट हो रहा है। इसीलिए जो हमारा हील स्लैब है उसमें हम जो अर्थ मतलब सॉइल की तरफ जो फेस है, मींस जो बॉटम फेस है, बॉटम फाइबर है, बॉटम की तरफ हम सेंटर पे रेनफोर्समेंट देंगे, विच इज कॉल्ड द मेन रेनफोर्समेंट इन द हील स्लैब। और इसी तरह जो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हमारा काउंटरफोर्ट पे, सपोर्ट पे जनरेट हो रहा है, जो कि हमारा इनर फेस पे जनरेट हो रहा है। वहां पर हम अपना निगेटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट देंगे, विच विल द मेन रेनफोर्समेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा काउंटरफोर्ट्स हैं वहां पे ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट, बिकॉज ये स्लोपिंग फेस जो है हमारा टेंशन में है, तो हमारा मेन टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द दिस स्लोपिंग फेस। और जो हमारा कंप्रेशन फेस है वो हमारा इनर फेस ऑफ द वॉल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारा मिड वे बिटवीन द काउंटरफोर्ट्स है, द रेनफोर्समेंट इज ऑलवेज प्लेस्ड क्लोज टू द आउटर फेस। आउटर फेस इज द फ्रंट फेस जो कि एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड है। और जो हमारे ये 2-वे स्लैब्स हैं इनकी आप डिजाइनिंग कैसे करते हो, यहां पर हम ट्राइंगुलर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेपोजाइडल लोडिंग, जो कि हमारी हील स्लैब में और जो वर्टिकल स्टेम में उस पर आ रही है, तो इसकी डिजाइनिंग के लिए हम प्लेट थ्योरी यूज करते हैं, जिसमें हम मोमेंट और शियर कॉफिशिएंट्स के बेसिस पर इस 2-वे स्लैब जो कि हमारी वर्टिकल स्टेम और हील स्लैब की डिजाइनिंग है उसके बेसिस पे हम करते हैं। या फिर हम यील्ड लाइन थ्योरी का भी यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग दीज 2-वे स्लैब्स ऑफ हील स्लैब एज वेल एज कैंटिलीवर्स, अगर हमने फ्रंट में काउंटरफोर्ट वॉल प्रोवाइड नहीं की है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।